वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ऑफ लाइफ। पिछले वीडियो में हमने पहले 5 सब फील्ड्स को डिस्कस किया था। आज हम बाकी की जो सब फील्ड्स रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। 6 जो है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ जीन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स किस चीज़ की स्टडी है? जीन्स की स्टडी है और हेरिडिटी की स्टडी है। अब ये जीन्स और हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग है। ये डेफिनेशन लिख लें आप। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर है, मतलब स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, आपके पेरेंट्स से जो जो कलर्स आप अपने अंदर इनहेरिट करते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स से जो भी मिलती जुलती करेक्टरिस्टिक्स आपकी बॉडी के अंदर आती हैं या आपकी नेचर के अंदर आती हैं, तो वो बेसिकली हेरिडिटी है। ठीक हो गया। इसी तरह ये हेरिडिटी आती किस वजह से? ये जीन्स की वजह से आती है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे हुए होते हैं। वही जीन्स होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कैरेक्टर्स को लेके आते हैं। जो कैरेक्टर आपकी, जो जीन आपके अंदर ऑन होगा, बस वही कैरेक्टर आप इनहेरिट कर सकेंगे और दूसरा कोई कैरेक्टर आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। तो जो हम अपने पेरेंट्स से मुशाबियत रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी जीन्स की बिना पर रखते हैं, और इन जीन्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। अब इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो द प्लांट्स हैविंग रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस रेड फ्लावर्स। कैसे प्लांट जिनके रेड फ्लावर्स होते हैं वो आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स के भी रेड फ्लावर्स ही होंगे। और द वाइट कैट प्रोड्यूस वाइट किटन्स, कि अगर बिल्ली और बिल्ला सफ़ेद हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी आगे क्या होंगे? सफ़ेद होंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल पर बायोलॉजी को स्टडी करें तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। अब ये मॉलिक्यूल है कौन सा? एग्जाम्पल इसकी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब आपकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादातर प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। आपके जो बाल होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, आपके नेल्स जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह जो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इसी तरह आप जो खाना खाते हैं वो सारे क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो ये सारी इन चीज़ों को स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह डीएनए, आरएनए, इन डीएनए आरएनए को आप नहीं पता भी आपको कि ये क्या होते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे हमने क्रोमोसोम्स की बात की ना, इसी तरह। तो इनको स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। ठीक हो गया। आप आगे के जब चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको डीएनए का भी पता चल जाएगा, आरएनए का भी पता चल जाएगा, एंजाइम्स का भी पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप यही याद रखें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल है। और इसमें आप किस चीज़ को स्टडी करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह को। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। अब इसमें क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसके पैदा होने से पहले। अब इससे क्या मुराद है? अब एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो की स्टडी। और एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो एक नौ मौलूद बच्चा होता है जो कि अभी तक पैदा नहीं हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। उस सीड को सो करते हैं सॉइल के अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से एक प्लांट निकलता है। तो इसी तरह जो वो सीड जो सो किया गया प्लांट सॉइल के अंदर, तो उस टाइम पर उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आती हैं, तो वो बेसिकली क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी, अगर उस चीज़ को स्टडी करें तो। इसी तरह बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अब वो नया ऑर्गेनिज्म बनाने से पहले एक स्टेज से गुजरते हैं जिसको हम कहते हैं लार्वल स्टेज। अब उस लार्वाइज्ड एग जो है वो बेसिकली स्पर्म और एग के फ्यूजन के बाद, जब स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो उसको जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट की बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग बोला गया। ठीक हो गया। तो उम्मीद है एम्ब्रियोलॉजी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। नंबर 9 है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी
द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड एज फॉसिल्स। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नॉन एज पैलेंटोलॉजी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ढांचा जो कि हजारों साल पहले मर चुका है और अब उसका सिर्फ और सिर्फ ढांचा मिला है। ठीक हो गया। तो वो जो ढांचा मिलता है उसको फर्दर स्टडी किया जाता है, उस स्केलेटन को स्टडी किया जाता है और उससे उसके फैमिली का पता लगाया जाता है, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो उसका सब फाइंड आउट किया जाता है। तो पैलेंटोलॉजी बेसिकली क्या, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। और इसमें एग्जांपल आ जाएगी स्टडी ऑफ डायनासोर्स। अब डायनासोर्स जो है वो हमने देखे नहीं थे, इन रियल नहीं देखे गए थे, उसका भी एक स्केलेटन मिला था और उस स्केलेटन को फिर फर्दर स्टडी किया गया और उसका नाम डायनासोर रखा गया। और पिक्चर्स में आज हमें इस डायनासोर की पिक्चर नज़र आ जाती है, लेकिन किसी ने भी उसको रियल में नहीं देखा, बस सिर्फ उसका ढांचा मिला था। तो पैलेंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नॉन एज पैलेंटोलॉजी। देन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम के साथ उसके वालिद का नाम लगाया जाता है। इसी तरह बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब उन सब के हर एक मुल्क में, हर एक जगह में अलग अलग नाम होते हैं। ठीक हो गया। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, पंजाबी है, उर्दू है, सराइकी है, सिंधी है, तो हर एक चीज़ का एक अलग अलग नाम है। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट इलाके होते हैं और हर एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम होते हैं। अब जब साइंटिस्ट किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं या कोई मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है किसी एक चीज़ पर एग्री करना, किसी एक चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम लेना। अगर कोई एक नाम ले रहा है, दूसरा कोई और नाम ले रहा है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम किस बात को डिस्कस करें, हम किस विषय को डिस्कस करें। इसलिए इस सब की आसानी के लिए बायोलॉजिस्ट ने लातीनी ज़ुबान का इस्तेमाल किया है और लातीनी ज़ुबान मतलब लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ किए। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ह्यूमंस आर मैमल्स एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज़ होमो सैपियंस। अब ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। होमो जो है वो उसका जीनस नेम है और सेपियंस उसका स्पीशी नेम है। ठीक हो गया। अब जहाँ पर भी बायोलॉजिस्ट बैठेंगे, बात करेंगे, कोई रिसर्च करेंगे, तो जब ह्यूमंस का जिक्र आएगा तो वो होमो सेपियंस बोलेंगे। तो होमो सेपियंस बेसिकली नाम है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। इसी तरह जो मस्टर्ड प्लांट है उसका नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, फ्रॉग का नाम राना टिग्रीना है और इसी तरह बहुत सारे लिविंग स्पीशीज़ है जिनके साइंटिफिक नेम अलग अलग हैं। तो साइंटिस्ट के लिए आसानी हो जाती है, वो इजीली नाम बता देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। किशन हुई हुई है हर एक ऑर्गेनिज्म की, जैसे प्लांट्स है उनको किंगडम प्लांटे में रखा गया है, एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है, बैक्टीरियाज को मोनेरा में रखा गया है, प्रोटिस्ट को प्रोटिस्टा में रखा गया है, फंजाई को फंजाई में रखा गया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, क्योंकि वो एक दूसरे से डिफरेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसलिए उनको अलग अलग किंगडम में रखा गया है ताकि आसानी हो जाए। तो ये है बेसिकली टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास जो फील्ड है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है? इंटर रिलेशनशिप देखते हैं ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है, बाकी नॉन लिविंग फैक्टर्स का लिविंग के ऊपर क्या असर है, क्या नहीं है। इसमें एग्जांपल है इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट, डेजर्ट एक्सेट्रा। अब पॉन्ड्स में जो जो इसमें इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड्स की है, लेक की है, फॉरेस्ट की है, क्या झीलों में, जंगलों में, सहराओं में कौन से स्पीशीज़ रहते हैं और उन पर टेम्परेचर का क्या असर हो रहा है, ह्यूमिडिटी का क्या असर हो रहा है, उसके अलावा ऑक्सीजन का क्या असर हो रहा है, वाटर का कितना इन्फ्लुएंस है। तो इन्वायरमेंट के साथ अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन स्टडी किया जाता है तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं और इसका एक दूसरा नाम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी है। मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सीज इज कॉल्ड मरीन बायोलॉजी। अब मरीन और फ्रेश वाटर में डिफरेंस है। फ्रेश वाटर में लेक्स आ जाते हैं, झीलें वगैरह आ जाती हैं, जबकि मरीन में सीज आते हैं और ऐसा पानी आता है जो कि थोड़ा खारा होता है, मतलब साल्टी
सॉल्टी वाटर होता है। तो सी इसके अंदर तो बहुत सारे लिविंग स्पीशीज़ होते हैं, उन तमाम स्पीशीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है, मेरीन बायोलॉजी कहलाता है। तो एग्जांपल इसमें स्टडी ऑफ फिश हो गया, वेल्स हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, जो जो समंदर में जो भी चीज़ होती है उस सब की स्टडी मेरीन बायोलॉजी होती है। नंबर 13 पैथोलॉजी। पैथोलॉजी अब क्या है, द स्टडी ऑफ लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस। पहला पॉइंट क्या है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन मतलब लैब्स के अंदर एग्जामिनेशन हो रही है किसकी, ऑफ चेंजेस इन टिश्यूज और ऑर्गन्स ड्यू टू द डिजीज इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। अब किसी भी ऑर्गन में या फिर टिश्यू के अंदर कोई चेंज आ गया किसी बीमारी की वजह से, तो उसको अगर लैब्स के अंदर स्टडी किया जाता है तो उसको कहते हैं पैथोलॉजी। अब ये टिश्यू और ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब हमने बात की कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, तो जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं और ग्रुप बनाते हैं तो उसको कहते हैं टिश्यूज। सेल्स ग्रुप टू फॉर्म टिश्यूज, और इसी तरह टू फॉर्म टिश्यूज, और इसी तरह ऑर्गन्स, टिश्यूज जब ग्रुप बनाते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है। टिश्यूज ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन। अब ऑर्गन आपके पास किडनी होता है, लंग होता है, हार्ट होता है, ब्रेन होता है। अब इन सब में अगर डिजीजेज हो जाती हैं, इन केस आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अब अगर किडनी बिल्कुल ही आपकी डैमेज हो चुकी है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसकी जगह दूसरी किडनी लगा देते हैं, और उसके अगर स्टडी की जाती है वो जो ख़राब किडनी है उसकी अगर स्टडी होगी, देखा जाएगा उसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह आए हैं, तो वो पैथोलॉजी होगा, ठीक है। तो ख़राब ऑर्गन्स को स्टडी करना, और ख़राब भी कैसे, किसी डिजीज़ की वजह से अगर ख़राब हो गई या उनको फिर लैब्स के अंदर स्टडी करना पैथोलॉजी कहलाता है। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, कि कोई भी अगर बीमारी हो गई है उसको स्टडी करना और फिर उसके इलाज को स्टडी करना कि अब इसका क्या इलाज निकलेगा, ये इम्यूनोलॉजी होते हैं। जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वैक्सीन। अब जैसे पोलियो है, पोलियो का मर्ज हमें पता है कि कभी ना कभी इंसान पे पोलियो का वायरस अटैक करता है, तो उससे बचाव के लिए 5 साल की उम्र तक पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं कि बच्चे के अंदर पहले से इम्यूनिटी हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए उसकी इम्यूनिटी, और वो अगर इन केस अगर फ्यूचर में अगर पोलियो का कोई भी वायरस उस पर अटैक करता है तो उसके बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई हों जो कि उस वायरस का मुकाबला कर सके। तो जो वैक्सीन्स होती है वो इसका हल होता है। इसी तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, काम नहीं कर रहा, तो उसकी जगह दूसरा ऑर्गन लगा दिया जाए और पहले उसको चेक किया जाए कि क्या उसके टिश्यूज़ मैच होते हैं, डोनर के टिश्यूज़ रेसिपिएंट्स के साथ मैच होते हैं कि नहीं होते। तो ये स्टडी है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ की, मतलब आप किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस, कोई इलाज ढूंढते हैं तो वो स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी भी कह सकते हैं इसको। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ऐसी साइंस जिसमें आप क्या देखते हैं, किसको स्टडी करते हैं, ड्रग्स को स्टडी करते हैं। अब ड्रग्स क्या होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, ठीक हो गया। ये कोई मंशियात वगैरह नहीं है, ये मेडिसिन्स है। मेडिसिन्स को स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। एस्पिरिन इज़ अ ड्रग यूज टू ट्रीट पेन। अब पेन को ट्रीट करने के लिए, पेन से रिलीफ पाने के लिए एस्पिरिन दी जाती है। इसी तरह बाकी बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, आप किसी की भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है, द स्टडी ऑफ ड्रग्स। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी सब फील्ड में या फील्ड में आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जज़ाकिल्लाह।